हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स और रीजनिंग के सवाल। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो मैं आपको हमेशा की तरह रिकमेंड करूँगा कि आप सारे पार्ट को ज़रूर देखा करें, अच्छे तरीके से सॉल्व किया करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अजीत बाईं ओर से 50वें और भानु दाईं ओर से 60वें स्थान पर बैठे हैं। 100 छात्रों की कक्षा में उनके बीच बैठे छात्रों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम देखा करते थे कि दाएं से इतना है तो बाएं से उनका स्थान क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन जो देखने वाले हैं वो क्या कह रहा है कि उनके बीच का स्थान, यानी बीच में जो छात्र हैं उनका कितने छात्र उनमें बैठे हैं। तो कैसे हम करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, देखिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच में जो बैठे छात्र होंगे, बीच के छात्र, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बीच के छात्र, और उसके बाद -2। बस इसी फार्मूले को आपको लगाना है। तो टोटल कितने दिए गए थे, 100 थे। लेफ्ट की तरफ से अगर हम देखें, यानी कि अजीत का बाएं ओर से जो स्थान था 50वां और दाएं ओर से भानु का स्थान 60वां था। बीच का हम मान लेते हैं x है -2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 100 करते हैं, 100 बराबर 110 माइनस x माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बराबर 108 माइनस x, यानी x का जो मान निकलेगा वो 8 यहाँ पे करेक्ट होगा। उनके बीच जो बैठे छात्र होंगे वो, उनकी संख्या कितनी है, 8 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बाहरी रूप से पी पर काटते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक वृत्त है, इसकी 2 जीवाएं हैं, बाहर एक बिंदु पी है, वहां पर काटते हैं। तो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, यानी क्वेश्चंस में था कि ए और बी 2 जीवाएं हैं, 2 जीवाएं हो गया ए बी, और सी डी एक दूसरे को बाहर बिंदु पी पर काटते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, सी डी बराबर 3 है, और ए पी बी बराबर 4 दिया गया। तो हमसे पूछा गया कि पी डी का मान बताइए क्या होगा। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, और वो थ्योरम क्या हुआ था छोटा वाला पूरा बड़ा वाला। ध्यान दीजिएगा, हम उस थ्योरम को याद रखते हैं कि पी बी गुने पी ए, ठीक है, पी बी गुने पी ए, ये वाला, और उसके बाद दोनों को ये टोटल, उसके साथ ही साथ पी डी गुने पीसी करेंगे, ठीक है। बस इसी थ्योरम को लगाएंगे। तो पीपी का मान तो 4 दिया गया, पीए का मान कितना हो जाएगा टोटल को जोड़कर, यानी 6 और 4 10, बराबर में पीडी का मान हमें निकालना है x, और पीसी का मान बात करें तो 3 + x हो जाएगा, राइट। यानी टोटल कितना हो जाएगा 40 बराबर x × 3 + x। अब यहाँ पे आप कर सकते हो, या तो आप इसको जो कि फैक्टर लेकर के तोड़िए, या फिर हम डायरेक्ट x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे, राइट साइड में हमारा 40 आ जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, ऑप्शंस उठाता हूँ, ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस में 4, 5, 6 और 3। तो सबसे पहले 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 चौका 28, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। 5 रखते हैं तो 5 यहाँ तक है, 5 और 3 8, 8 × 25 40, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 लेफ्ट साइड में अगर दिख रहा है तो x के जगह पे अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 और 3 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 × 5 40, यानी करेक्ट आंसर बन जाता है x का जो मान होगा x बराबर 5 होगा, राइट। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, ऑप्शंस वैल्यू पुट करके नहीं करना चाहते, तो फिर आप फैक्टर तोड़ करके वहाँ पे निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म की लंबाई एक ट्रेन की लंबाई से दुगनी है। एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है, हम ये मानते हैं जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं, जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई 2x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन 30 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है तो बताइए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हमें पता है फ्रेंड्स, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जब ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी नदी को पार करती है, तो दोनों के लंबाई को ही हम लोग डिस्टेंस मानते हैं। यानी ट्रेन खुद की लंबाई के साथ साथ पुल को ही पार करेगा, तो टोटल डिस्टेंस 3x हो जाता है। अब ट्रेन की चाल कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो रहा होगा मीटर में, क्योंकि
हम लोग जनरली जो ट्रेन की लंबाई की बात करते हैं वो मीटर में बात करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मैं गुना करूंगा तो 18 हमारा ऊपर चला जाता है। टी का मान कितना दिया गया, टी जो कि 30 सेकंड में पार करता है। टी रख लेते हैं यहाँ पे x गुने 18/144 गुने 5, 18 144, ठीक है। इसको कटाएंगे तो 10 बार में ये कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 8 5 40, 40 गुने 10 कितना हो जाएगा 400। ये 400 x का मान निकला। x का मान का मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो 400 मीटर होगा, लेकिन क्वेश्चंस में पूछा गया कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से दुगनी थी, तो 400 दूनी 800 इस प्रश्न का राइट आंसर है। 800 मीटर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु को 6250 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ वही है जो कि वस्तु को 3750 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो क्रय मूल्य क्या होगा। एक तरफ लाभ, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। लाभ एक तरफ हानि कह रहा है, तो क्रय मूल्य तो आपको पता है, क्रय मूल्य हमें x है क्योंकि हमें निकालना है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य x है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 6250 माइनस एक्स, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और आगे कह रहा है कि हानि जो हो रहा है वो इतना रुपए में बेचने पर हानि हो रहा है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस 3750। तो यहाँ पे देखिए अगर हम करेंगे तो 2x बराबर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 5 10 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10, यानी x का मान आपका निकल जाता है 5000। यही तो मैं कह रहा था कि डायरेक्ट आप बस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य निकल गया, यानी सीपी जो था कॉस्ट प्राइस था वो 5000, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे किया गया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंसारी की लागत 4 दिनों का कुछ इस तरह से दिया गया। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे करते हैं। 4 दिनों में कुल कितना कमाता है, 3425, 3810, 3155, 3610। तो सभी को जोड़ लेते हैं, क्या हो रहा है इनका। देखिए क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। सभी की बिक्री होती है 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें दिन उसके पास कितनी बिक्री होनी चाहिए। चलिए ठीक है, 3425 है ना, सॉरी। तो पहले दिन का 3425 प्लस 3810 प्लस 3155 और चौथे दिन 3610। 5वें दिन हमें नहीं पता है कितना कमाया होगा, तो 5वें दिन का औसत अगर हम बात करें तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो औसत क्वेश्चंस में कह रहा है कि कितना रहना चाहिए, औसत रहना चाहिए 3500 का, 3500 का औसत रहना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा टोटल आपका हो जाएगा 14000। सभी को जोड़ेंगे तो 14000 प्लस x, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35 पचे कितना होता है, 35 पचे 175, 35 पचे 175, ठीक है, ये आपका बन जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें x का मान, तो 17500 में से 14000 घटाएंगे तो 3500 निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 5वां जो यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं, 5वें दिन उसको 3500 रुपये की बिक्री करनी होगी, तब जा करके उसकी जो औसत बनेगी वो 3500 रुपये की औसत बनेगी। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 75% खर्च करता है, तो जाहिर सी बात है कि 25% की बचत कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसका जो बचत रहा वो 25% है। ठीक है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाती है, हम मानते हैं कि 100 रुपये कमा रहा होगा, अगर 100 रुपये कमा रहा है जिसमें 75% खर्च कर रहा है, 25 रुपये बचा रहा होगा, तो अगर उसकी आय 28% बढ़ जाती है, तो अब हम मान लेते हैं कि उसका जो नया आय है वो कितना है, 128। ठीक है, 128, ध्यान से समझेंगे। और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले जो वो व्यय खर्च करता था 75%, अब उसका जो व्यय हो जाता है, हम यहाँ पे निकालते हैं, अब उसके व्यय में भी कितना 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 20/120/100
25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12। यानी पहले जहाँ पे 75 रुपया खर्च करता था अब वहाँ पे 90 रुपया खर्च कर रहा है। तो जब 90 रुपये खर्च कर रहा है यानी 128 रुपये वो कमा रहा है और 90 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा होगा? तो अब बताइए कि बचत अगर हम निकालें तो आप यहाँ पे कहेंगे 38 रुपये का बचत कर रहा है। पहले जो बचत हुआ करता था 25 रुपया, अब बचत हो रहा है कि 38 रुपये का। ठीक है, तो प्रतिशत की बात करें तो कितना देख सकते हैं, कितना यानी कि वृद्धि हुआ पहले तो 13 वृद्धि हुआ। प्रतिशत की बात करें तो नीचे हम लोग पुराने वाले को रख लेते हैं और गुने में 100, यानी अब बचत प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 13 से अगर 25 से घटा दें, 25 चौका 100 और 13 चौका 52, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 52%, जो कि उसकी क्या कहते हैं बचत में वृद्धि बढ़ जाएगी। तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर और काफ़ी अच्छा सवाल है, एकदम वीवीआई प्रश्न है। तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बोर्ड को पहले अच्छे तरीके से एक बार साफ कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में पुअर को छाछठ लिखा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम पुअर को 66 लिखते हैं, एस को 41 लिखा जाता है, तो हमसे पूछा जाए कि बॉयज़ के लिए क्या लिखा जाएगा, बॉयज़ को क्या लिखेंगे, कैसे करते हैं। देखें तो सबसे पहले आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहली जो कंडीशन हम यूज़ करते हैं वो है ऐड। तो सभी अल्फ़ाबेट को जोड़ करके देखेंगे तो अगर हम पी को देखें तो पी 16 नंबर पे, बाकी अगर ओ देखें तो 15 15 30 कर लेते हैं और आर आपका 18 नंबर पे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 8 और 6 14 यानी 64 और 2 अगर हम अपने तरीके से जोड़ दें तो ये 66 पॉसिबल है। ठीक है, सभी में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक में करेंगे, सभी में देखते हैं। अगर हम एस को देखें तो पहले नंबर पे एस एक हो गया, एस और एस आता है कितने नंबर पे, तो आप कहेंगे 19 नंबर, 19 19 38 कर लेते हैं, यानी टोटल 39 और 39 में 2 अपने तरह से ऐड करेंगे तो 41 पॉसिबल है। यानी दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो बस हम यहाँ पर भी वही चीज़ यूज़ करेंगे, 2 + 15 + 25 प्लस आपका हो जाएगा एस जो कि 19 नंबर पे। ठीक है, तो इन सभी को अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 25 15 हो जाता है 40, 2 42 + 19, तो ये कितना हो जाता है 61 और 2 अपने तरह से ऐड करेंगे तो 63 इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन हम डी में देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम का मतलब सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ, राइट हैंड हमारा ईस्ट और ये आपका वेस्ट। उत्तर पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम यानी उसका जो फेस है कुछ इस तरह से। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री घूमना चाहे तो कुछ कह सकते हैं कि इधर आएगा, तभी तो 90 डिग्री बनेगा, यानी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वो 180 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। वामावर्त घूमना मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है और अब वो किस इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न में कह रहा है कि और उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री और घूम जाता है। तो 90 डिग्री और घूम जाता है का मतलब यानी कि वो आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाता है, टोटल घूम करके वो इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। 90 डिग्री यहाँ से घूम गया था, तो अब हमें बताना है कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो ये कौन सा डायरेक्शन बना, साउथ यानी कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ऑप्शन डी में देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्नों को मैंने आपको क्या बताया, एक तरफ आप सीपी लिख लो, एक तरफ एसपी लिख लो। सीपी वाले जो भी बात है उसको एसपी के नीचे लिखेंगे, यानी 20 संतरों का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हम लोग एसपी के नीचे लिख लेते हैं और 16 संतरों का विक्रय मूल्य हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने 16 रुपये में खरीद करके 20 रुपये में बेचा तो जाहिर सी बात है कि 4 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत निकालना होगा तो नीचे हम लोग 16 रख लेंगे, क्योंकि पहले वाले पे क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है, तो 16 और गुने में 100, तो 4 चौका 16 और 25 चौका 100, यानी 25% का हमें प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए को देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर और एस 10 बजे दिन में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे की ओर यानी एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। शुरू में वे एक दूसरे से 17.5 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो बताइए कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे, कितने समय पर मिलेंगे। ध्यान देंगे कैसे करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ब्रिज जा रहे हैं, तो दोनों कंडीशन हम लोग चालों को जोड़ देते हैं। ठीक है,
तो अगर दोनों के बीच का डिफरेंसेस रहा, जो डिस्टेंस रहा होगा 17.5 और स्पीड उनका 3 और 4 यानी टोटल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें ये भी किलोमीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। अब हम यहाँ पे पॉइंट हटा लेते हैं। 25 सत्ते होता है आपका 175, 25/10 करेंगे यानी 2.5 घंटा लगेगा। 2.5 2.5 घंटे का समय लगता है। तो 2.5 घंटे का समय यानी कि 10 बजे अगर वो चलना स्टार्ट किए होंगे तो 2.5 घंटा और अगर जोड़ देते हैं तो 12:30 पर वो मिलेंगे। ठीक है, 10 बजे के बाद अगर हम 2.5 घंटे जोड़े तो 12:30 कह सकते हैं। 12:30 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीद पर 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और खरीदा लेता है। तो बताइए कि नमक का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा सोचना समझना नहीं होता है। जो भी कमी की जा रही है, क्वेश्चंस का एंडिंग बस समझिए आप। नमक का घटा हुआ मूल्य, तो हम क्या करते हैं 20% कम हो जाता है, तो कितना पे 100 पे 20% कम हो जाता है। अगर क्वेश्चंस में प्रारंभिक मूल्य पूछता कि स्टार्टिंग में उसका मूल्य कितना था, तो हम वहाँ पे 20/80 करते हैं, क्योंकि 20% कम हो रहा है तो हम यहाँ पे 100 में से घटा लेते हैं। लेकिन अगर आपका एग्जैक्ट वही समय की बात कर रहा है कि सिर्फ बताइए कि नमक का घटा हुआ मूल्य कितना होगा, तो वहाँ पे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है। जैसे पूछा जाता है उस तरह से लिखते हैं 20/100, 20% कमी हो रहा है तो 20 और नीचे आपका 100 लिखेंगे। 100 रुपये में 4 किलो अधिक खरीद लेता है, बस कुछ नहीं करना। 0 खत्म, 4×5 = 20 हो गया राइट आंसर। 5 रुपया हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, 5 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि अजय और गोपाल दोनों मिलकर के किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। अजय और गोपाल दोनों मिलकर के 30 दिन में कर सकते हैं, और दोनों ने मिलकर के 20 दिन काम किया। दोनों ने मिलकर के 20 दिन काम किया तो 20/30 यानी 2/3 काम खत्म हुआ। शेष कितना बचा होगा? शेष जो काम बचेगा 1/3 बचेगा। ठीक है, 1/3 बचेगा। तथा फिर गोपाल काम छोड़ देता है। शेष काम राम ने 20 दिनों में कंप्लीट किया। शेष काम को राम ने 20 दिनों में कंप्लीट किया, यानी कि 20 × 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी टोटल 60 दिनों में कंप्लीट हुआ। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत और समान दिशा में क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है। तो मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम जब पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जब विपरीत चलता है तो b-s कर लेते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब समान दिशा में चलता है धारा की दिशा में तो b+s 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि स्थिर जल में व्यक्ति की चाल और धारा की चाल, यानी एक तरफ b पूछा जा रहा है, एक तरफ s पूछा जा रहा है। तो b डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, 12 8 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर s निकालना होगा तो इसको घटा करके 2 से डिवाइड, 12 में से 8 गया तो 4/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख सकते हैं 10 और 2 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CG और EI जो है FJ, तो बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट को यहाँ पे हम सजाते हैं। क्या दिख रहा है? 3 और EFG 7 नंबर पे, 5 और 9 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो 6 और 10 हो जाएगा। तो अब हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो एक तरफ हम देख रहे हैं जैसे कि 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, 2 का डिफरेंस है। तो 6 के बाद 2 का डिफरेंस 8, 8 नंबर पे क्या आता है? 8 नंबर पे चलो 8 रखते हैं, और 8 नंबर पे आता है क्या? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रखते हैं 8 नंबर पे H आता है। तो H से ऑप्शंस तो सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे भी हमारा हो जाएगा, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। 7 के बाद 2 यानी 2 बढ़ा गया 9, तो 10 के बाद भी हम 2 बढ़ा लेते हैं 12, तो 12 नंबर पे आता है L। तो H और L यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताए कि इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो चलिए अन्य से भिन्न है तो देख लेते हैं कैसे, किस तरह से भिन्न हो रहा है। FH दिया गया, KM दिया गया, PR है, J और M है। ठीक है, F 6 और कितना H आता है आपका 8 नंबर पे, K 11, M 13। ठीक है, P आपका आ जाता है 16 और R आ जाता है 18, J आता है कितना 10 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे।
ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम देखें तो सभी में डिफरेंसेस 2 है, 6 और 2 8, 11 2 13, 16 2 18, लेकिन 10 2 12 होना चाहिए था, 13 दिया गया। यानी ये चारों से भिन्न है, तीनों से भिन्न है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8, 15, 28, 53, वाट क्या होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं इसको। 8, 15, 28, 53 ... क्या किया गया, 8 दूनी की 16 में से 1 कम, 15 दूनी 30 में से 2 कम। ठीक है, बिल्कुल सही है। 8 गुने 2 -1 तो 15 आ जाएगा। अगर 15 गुने 2 -2 कर ले तो 28 आ जाएगा, और 28 गुने 2 करके -3 कर ले तो 53 आ जाता है, क्योंकि 28 दूनी की 56 और -3 53। ठीक है, तो 53 गुने 2 करेंगे, उसके बाद 4 कम करेंगे, तो 53 दूनी 106, और 106 में से 4 गया तो 102। 102 इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेश्चंस थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।